एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नू BPA 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 17 और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस के बारे में, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हुआ करता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस। तो जैसा कि हमने देखा है अपनी पिछली यूनिट के अंदर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस ये किसके ऊपर बेस्ड था? तो मुगल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था क्रिमिनल जस्टिस और पुलिस को लेके, वो कुरानिक लॉ पे बेस्ड था। ठीक है, जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों पे ही एप्लीकेबल था। ठीक है, विद द कोलैप्स ऑफ द मुगल सेंट्रल अथॉरिटी देयर वाज अ ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। लेकिन हम ये देखते हैं कि औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, और उसके बाद जो पूरी मुगल की सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कोलैप्स हो गई, ब्रेकडाउन हो गया, छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए थे। जमींदार्स, फार्मर्स एंड अदर एजेंट्स ऑफ रेवेन्यू टुक ओवर कंट्रोल, दो they did not have the right to do so. However, they prevented a situation of anarchy. तो सेंट्रल अथॉरिटी के ब्रेकडाउन के बाद जो जमींदार वगैरह थे, जो थोड़े से संपन्न लोग थे सोसाइटी के, उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जबकि ये इनका अधिकार नहीं था। लेकिन हाँ, इन्होंने एक सिचुएशन को ख़त्म किया जो कि एनार्की की सिचुएशन थी। एनार्की मीन्स एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ना होना। और अगर जिस जगह पे सरकार नहीं होती है तो वहाँ की हालत कैसी हो जाती है? बद से बदतर। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी। Hastings had the following four objectives when he sought to improve criminal justice. यहाँ हेस्टिंग कौन है? वॉरेन हेस्टिंग की बात की जा रही है, बंगाल के गवर्नर जनरल की। तो बंगाल के गवर्नर की कि इन्होंने किस प्रकार से इम्प्रूव किया था क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को। इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट्स को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करवाया, इस्टेब्लिश करवाया था एफिशिएंट मशीनरी ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, कि किस प्रकार से हम किसी भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी क्रिमिनल जस्टिस और पुलिस को लेकर ये पूरा हमारा एक सर्कल है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई हैं उसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो देख रेख करनी पड़ेगी, यानी सुपरविजन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इनएडिक्वेसीज थी मुस्लिम क्रिमिनल लॉ की, उनको हटाना होगा, रीस्टोर करनी होगी पावर ऑफ फौजदार्स को। ठीक है, मैंने आपको फौजदार के बारे में भी बताया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो जो इनकी पावर्स इनके हाथों से चली गई है वो इनको दोबारा देनी होगी। Hastings, as per his plan in 1772, had a criminal court in each district and a superior court of criminal jurisdiction at मुर्शिदाबाद। तो वॉरेन हेस्टिंग के प्लान के अनुसार 1772 में एक क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर उसके ऊंचे स्तर पे एक सुपीरियर कोर्ट होता था ज्यूरिडिक्शन का मुर्शिदाबाद में। ये मुर्शिदाबाद कहाँ पर था? तो ये बंगाल के अंदर था मुर्शिदाबाद। The collector had to exercise supervision and control and keep an eye on judicial proceedings. यहाँ पर जो कलेक्टर होता था उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हुई थी कि वो पूरी देखरेख कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 1781 में क्या होता है? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल अबॉलिश द ऑफिस ऑफ फौजदार एंड ट्रांसफर देयर ड्यूटीज टू कंपनीज कन्वीनेटेड सर्वेंट एक्टिंग प्रिमली एज जजेस ऑफ कोर्ट्स ऑफ दीवानी अदालत। लेकिन 1781 में जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल होती है वो फौजदार की जो पोस्ट और ऑफिस होती है उसको हटा देती है। अब इसकी जगह जो फौजदार ड्यूटीज को निभा रहा था वो कंपनी के जो सर्वेंट होते हैं, जो पहले कभी जज भी रह चुके थे दीवानी अदालत के, उसको ये ड्यूटीज दे दी जाती है। ठीक है, और इनको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, क्या टाइटल दिया जाता है? मैजिस्ट्रेट। 1787 में एक एन ऑर्डर फ्रॉम द डायरेक्टर्स Cornwallis united in the office of collector the duties of magistrate and civil judge। 1787 में एक ऑर्डर आता है डायरेक्टर्स से, क्या?
कि कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया है, यूनाइट कर दिया है ऑफिस ऑफ कलेक्टर और जो ड्यूटीज होती हैं मजिस्ट्रेट की और सिविल जज की, मतलब अब इनको एक ही उसमें बांध दिया, यूनाइट कर दिया है। इन एडिशन द कन्फर्ड ऑन द मजिस्ट्रेसी पार्ट। तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे जो कि गवर्नर जनरल रहे थे 1786 से लेकर 1793 तक, और इन्होंने बहुत सारा काम किया था क्रिमिनल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इन्होंने जुडिशियल सिस्टम को 3 साल में अलग अलग तरीके से डिवाइड करा और वेरियस प्लान्स लेके आए थे जिनको हम जुडिशियल प्लान कहते हैं, और हम एक एक करके देखेंगे कि जुडिशियल प्लान क्या था 1787 का, देन 1790 एंड देन 1793। ओके, तो पहले हम देखेंगे जुडिशियल प्लान 1787 के टाइम पे क्या क्या किया गया था। तो पहली चीज़ जो की गई थी, ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ठीक है, कि रीऑर्गेनाइजेशन किया था डिस्ट्रिक्ट्स का। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन कैलकाटा वर रिड्यूस टू 36 टू 23। पहले 36 होती थी, देन इनको कम करके 23 कर दिया गया। देन सेकेंड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर। अ कलेक्टर वॉज अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज एन इंग्लिश मैन। कलेक्टर वॉज असाइंड विद 2 टास्क, to collect revenue and to decide cases arising out of revenue matter। तो जो कलेक्टर होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा और वो एक इंग्लिश मैन होगा, इस बात पे ध्यान रखना। कलेक्टर को 2 काम दिए गए थे, क्या क्या, एक तो तुम्हें कलेक्टर नाम है यानी कलेक्शन करना है किस चीज़ का, रेवेन्यू का, और जो रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले हैं उनको सुलझाना है। ही ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर द मोफसिल दीवानी अदालत, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट कहते हैं, ठीक है। मोफसिल दीवानी अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सिविल कोर्ट होता है वहाँ पर वो एज अ जज काम करेगा। एंड इन मोफसिल दीवानी अदालत ही वुड डिसाइड सिविल केसेस एंड केसेस ऑफ जमींदार। समझ रहे हो ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर वो जज की तरह है और वो ही डिसाइड करेगा जो भी जमींदार से रिलेटेड केस होगा। अपील्स फ्रॉम द मोफसिल दीवानी अदालत बाय टू द सदर दीवानी अदालत, एंड व्हेन द मैटर exceeded ₹1000 द सदर दीवानी अदालत was the गवर्नर जनरल। और जब भी मामला मान लो जो मैटर है वो 1000 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर सदर दीवानी अदालत में जाएगा और इसको कौन देखता था, गवर्नर जनरल देखा करता था। ही ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट एज अ मजिस्ट्रेट। तो इसको कितनी ज़्यादा पावर दे दी गई है ना कलेक्टर को कि मजिस्ट्रेट के ऊपर भी ये प्रिसाइड करेगा। When he was empowered to try and punish cases of petty crimes and offence up to ₹200, ठीक है, 200 तक के जो भी ऑफेंसेस होंगे या कोई भी गलत काम होगा, क्राइम होगा, उसको। Establishment of मल अदालत। मल अदालत क्या होती थी, वो रेवेन्यू कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट विच एक्सक्लूसिवली डेल्ट विद द रेवेन्यू मैटर। मल अदालत आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, मैं दोबारा बता रही हूँ, यूपीएससी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने इग्नू की तैयारी कर रहे हैं। आप जब इस तरह की हेडिंग्स डाल के आओगे ना, जो चेक करेगा वो कहेगा अरे बच्चा बहुत होशियार है। इन पॉइंट्स को ज़रा बस दिमाग में रखो, बाकी मैटर तो आप खुद ही बढ़ा के लिखाओगे। अगर मान लो जैसे आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लिख रहे हो, ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन ये 3623 भूल जाओ तो मत लिखना, बस इतना लिख लेना कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन कैलकाटाज वर रिड्यूस्ड, बस बात खत्म हो गई। याद नहीं आ रहा है, जहाँ नंबर की बात है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो नंबर मत लिखो, क्योंकि गलत लिखोगे इंप्रेशन खराब होगा, इससे लिखो ही मत। लेकिन ये हेडिंग जरूर लिख के आना, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल अदालत लिख देना, इसमें ज़्यादा नहीं लिख पाओ तो उतना ही बता देना कि मल अदालत क्या होती है। जो रेवेन्यू से रिलेटेड कोर्ट्स होते हैं उनको हम मल अदालत कहते हैं, और इस कोर्ट में कौन देख रेख करेगा, कलेक्टर करेगा। Who decided cases related to revenue as he was in charge of revenue matters। ठीक है, तो मल अदालत में कौन प्रिसाइड करेगा, कलेक्टर ही करेगा, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अपील फ्रॉम द मल अदालत ले टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन कैलकाटा एंड देन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अगर मान लो अमल अदालत में काम नहीं बनता है तो वो अपील कहाँ चली जाएगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास चली जाएगी, जो कि हमने पहली वाली वीडियो में बोर्ड और रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था ना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ था, कलकत्ता के अंदर, तो वहाँ चली जाएगी ये सारी बात। और फिर वहाँ भी नहीं बात बनती है तो फिर अल्टीमेटली गवर्नर जनरल के पास तो है ही, पूरी काउंसिल है और उसके पास पूरी पावर है, तो वहाँ चली जाएगी, ऐसे होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कोर्ट्स।
An assistant officer of the collector was appointed who was known as registrar. ठीक है, अब कलेक्टर के पास बहुत सारा काम रहता है तो उसको एक असिस्टेंट ऑफिसर दे दिया गया है और उसके लिए रजिस्ट्रार कोर्ट भी इनने इस्टेब्लिशमेंट करा दिया है, उसका भी रजिस्ट्रार कोर्ट्स का। ठीक है, ये क्या करेगा, असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा किसको, कलेक्टर को। He was appointed in each district who presided over the registrar court which decided civil cases up to the value of ₹200। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार कोर्ट होगा, ठीक है, और ये सिविल केसेस को देखा करेगा। लगभग कितनी कीमत होनी चाहिए, 200 रुपए तक के जो भी सिविल केसेस होंगे वैल्यू के वहां तक देखेगा, उससे ज्यादा के नहीं। बट द डिक्री पास्ड बाय द रजिस्ट्रार वाज नॉट फाइनल अंटिल इट वाज साइंड बाय द मुफस्सिल दीवानी अदालत, दैट इज द कलेक्टर। लेकिन ये कुछ फाइनल नहीं होता है। मेन मालिक कौन है, क्योंकि ये तो एज ए सपोर्टर काम कर रहा है ना, कलेक्टर का असिस्टेंट, मेन आदमी है कलेक्टर। तो फाइनल रिजल्ट कौन सुनाएगा, कलेक्टर, जो कि कहाँ बैठेगा, मुफस्सिल दीवानी अदालत। और मैंने आपको बताया था मुफस्सिल दीवानी अदालत है डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल कोर्ट। अब देखो जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 में क्या हुआ था, ये दूसरा वाला प्लान है, फिर इसके बाद एक और है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन किया था डिस्ट्रिक्ट्स का इनटू डिवीजन। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट्स को डिवीजन में बांटा गया है। कितनी डिवीजन बनाए गए, 4 डिवीजन बनाए गए थे, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, डक्का और पटना, ये 4 बनाए गए थे। ठीक है, मुफस्सिल फौजदारी कोर्ट्स वर एबॉलिश्ड, और जो ये पहले ये मुफस्सिल फौजदारी कोर्ट्स बनाई गई थी इनको हटा दिया गया था। ये क्या थी मुफस्सिल फौजदारी कोर्ट, जो बताया था हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे। ठीक है, सिविल नहीं, क्रिमिनल कोर्ट्स है। सिविल में तो वो बैठता था कौन, कलेक्टर। ठीक है, इनको अबॉलिश कर दिया गया और इनको रिप्लेस कर दिया था कोर्ट ऑफ सर्किट्स के द्वारा। देन रिप्लेस कर दिया था कोर्ट ऑफ सर्किट से, ये एक नई चीज है, तो एक नया पॉइंट भी मिल गया कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कोर्ट ऑफ सर्किट्स का। अ कोर्ट ऑफ सर्किट वाज एस्टैब्लिश्ड एट ईच ऑफ द 4 डिवीजन। ये जो 4 डिवीजन है, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, डक्का, पटना, इन सब में एक कोर्ट ऑफ सर्किट था। और इसके अंदर क्या होता था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय 2 सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड दे वर असिस्टेड बाय मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स, काजी एंड मुफ्तीज। यहाँ पर तो 2 कंपनी के नौकर होते थे, यानी सर्वेंट होते थे, कंपनी में काम करने वाले, कंपनी के एम्प्लॉय, और 2 मुस्लिम ऑफिसर्स भी होते थे, एक होता था काजी, एक होता था मुफ्ती। इट वॉज नॉट ए स्टेशनरी कोर्ट। ठीक है, स्टेशनरी नहीं है, याद रखना, स्टेशनरी चीजें क्या होती हैं, जो हमेशा अपनी जगह पे रहती हैं। Instead, it was moving court which moved from district to district in their respective division to try criminal cases। ठीक है, घूमता फिरता कोर्ट था, चलता फिरता कोर्ट था, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाता था क्रिमिनल केसेस को ट्राई करने के लिए। They visited each district of the division twice annually। एक साल में 2 बार हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते थे ये कोर्ट ऑफ सर्किट्स। Increase in salaries. The salaries of all judges of all courts were fixed and increased to control corruption that was prevalent in the current system of justice। तो भाई पैसे बढ़ा दिए गए थे ताकि कंट्रोल कर सके करप्शन को। ठीक है, खुद ही पैसा ज्यादा दे देंगे तो शायद करप्शन कम हो, ये सोच रही होगी इनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन था जस्टिस के मामले में, तो इन्होंने सैलरी बढ़ा दी जजेस की। कलेक्टर टू मेक अ रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स, और कलेक्टर को कहा गया कि भाई तुम थोड़ा देखो कि ये जो कोर्ट वाले लोग हैं काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मजिस्ट्रेट है, मल अदालत है, मल अदालत में तो आपको पता है खुद ही कौन काम करता है ना, मुफस्सिल दीवानी अदालत हो गई। एंड सेंड इट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड बाय एनुअली एंड एनुअली, यानी साल में 2 बार या 1 बार करके तुम्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताना है, रिपोर्ट दो कि क्या काम कर रहे हो या क्या हो रहा है बाकी कोर्ट्स में। द पोस्ट ऑफ नवाब वॉज अबॉलिश्ड, जो नवाब होते थे उनकी पोस्ट हटा दी गई। और who used to preside over सदर निजामत अदालत was abolished। ठीक है, कि किसको प्रिसाइड करते थे, नवाब बैठते थे सदर निजामत अदालत में, इसको भी हटा दिया गया। एंड ही डिड नॉट कैरी आउट क्रिमिनल जस्टिस प्रॉपर्ली एंड इट वाज नाउ प्रिसाइडेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल इंस्टेड। अब तो भाई इनने हम जो भी था पहले की चीजें सब हटाते गए, और जो भी गवर्नर जनरल और
उसके काउंसिल से रिलेटेड चीज़ें अपने हाथ में पावर्स लेते जा रहे हैं। नवाब की पोस्ट भी हटा दिया अब इन्होंने। कोर्ट फीस, तो 2 प्लान देख चुके हैं, जुडिशियल प्लान। अब हम देख रहे हैं जुडिशियल प्लान ऑफ 1793। ओके, तो उसमें सबसे पहला काम क्या किया गया था? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया गया है, जुडिशरी को भी अलग कर दिया गया है। लेकिन अभी करेंट की सिचुएशन क्या है, इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, कमेंट करके बताना, ठीक है? क्या होता है बता ही दोगे ना? ओके, सो ये जो कलेक्टर होता था, इसकी जो भी पावर्स होती थी कैसी होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी, लेकिन साथ साथ जुडिशियल भी होती थी। जुडिशियल क्यों होती थी? क्योंकि इसके पास चार्ज होता था रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है, और ये केसेस भी हैंडल करता था जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड होते थे, इसलिए दोनों तरह के काम करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशियल भी। सेकेंड चीज, मल अदालत वर एबॉलिश्ड। अभी हमने देखा था कि पहले वाले प्लान में इन लोगों ने क्या किया था, मल अदालत को स्टार्ट किया था, अब इन लोगों ने मल अदालत ही हटा दी। मतलब अपनी बात पे टिके नहीं रहते ये लोग, ऐसे ही हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट्स विच exclusively tried cases arising out of revenue matters and presided by the collectors as judge was now abolished. अब ये सब कुछ उन्होंने हटा दिया जो भी इससे जुड़ा हुआ था। All powers and pending suits of the revenue courts were now transferred to Mufassal Diwani Adalat and thus not tried by the collector. अब जो भी कोर्ट, जो भी केसेस थे ना, जो रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड थे, वो सारे कहाँ पहुंचा दिए? मुफस्सिल दीवानी अदालत में, क्योंकि मल अदालत को तो हटा दिया। सो थर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव सब्जेक्टेड जुडिशियल कंट्रोल। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर नाउ सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है। अब जुडिशियल कंट्रोल किसके पास आ गया? जो एग्जीक्यूटिव्स थे पहले, जो पॉलिसीज कैसी चल रही हैं उस सब को देख रेख करते थे, अब वो जुडिशियली भी कंट्रोल कर रहे हैं। एनी रॉन्ग एक्ट्स कमिटेड बाय देम व्हाइल carrying out their function and outside of it could be heard of, tried and punished by the दीवानी अदालत। अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो दीवानी अदालत में वो देखा जाएगा। सूट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट by private individuals could be brought forward and were tried by the दीवानी कोर्ट्स। सरकार के खिलाफ भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स केस कर सकते हैं और ये सब दीवानी कोर्ट्स में देखा जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, लेकिन जो गवर्नर है एंड इस काउंसिल, ये इन पे कोई भी जुडिशियल कंट्रोल नहीं होता था। अब इन पे भी जुडिशियल कंट्रोल आएगा, ठीक है। देखा जाएगा ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इंडियन नेटिव्स हैड टू साइन अ बॉन्ड विद द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एग्रीइंग टू गो टू कोर्ट। ब्रिटिश could recover claims from Indian natives and vice versa by signing a bond with each other agreeing to go टू कोर्ट। मतलब अब जो इंडिया के रहने वाले हैं वो साइन करेंगे बॉन्ड को कि जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं वो कोर्ट जाना चाह रहे हैं, उनके साथ हम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा। ब्रिटिश भी करेंगे ऐसा और इंडियंस भी करेंगे वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, ए टू बी, बी टू ए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ द अपील एट द 4 डिविजन्स। जो हमने पहले 4 डिविजन देखे थे वहां पर अब प्रोविंशियल कोर्ट को भी स्थापना उसकी कर दी गई है। अर्लियर द अपील फ्रॉम द मुफस्सिल दीवानी अदालत स्ले टू द सदर दीवानी अदालत सिचुएटेड एट कलकत्ता। पहले क्या होता था, जो भी अपील मुफस्सिल दीवानी अदालत की होती थी उसे सदर दीवानी अदालत तक लेके जाते थे जो कि कलकत्ता में है। बट ये प्रोसेस कैसी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी और इसमें टाइम भी बहुत बर्बाद होता था, इसलिए प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील को स्थापित किया गया हर डिवीजन पे, ताकि समय बच सके, खर्चा बच सके। कहाँ कहाँ किया गया? पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में। अपील्स फ्रॉम द मुफस्सिल अदालत नाउ ले टू द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील विच वर टू बी हर्ड विद इन 3 months ऑफ फिलिंग टाइम। क्या था, जो नेटिव लोग थे, जो इंडिया के कुछ लोग थे, उनको थोड़ी सी पावर देने की कोशिश करी, इंपॉर्टेंट पोस्ट देने की कोशिश करी। बस एक नाटक टाइप का था, असल में कौन सा इन लोगों ने हमें पोस्ट दी थी कोई। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल नेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था और इनको मुंसिफ बनाया जाता था, मुंसिफ कोर्ट के जो हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हुआ करते थे, और ये केसेस देखते थे जो लगभग 50 रुपये के अंदर आते थे। अब ये मत सोचना 50 रुपये, आजकल 50 रुपये में कुछ नहीं आता, लेकिन उस टाइम पे 50 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये मुंसिफ कौन कौन बनता था? जो जमींदार होते थे, तहसीलदार होते थे, इनको मुंसिफ बनाया जाता था। पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर एप्लीकेबल इन केसेस रिलेटिंग टू मैरिज
इनहेरिटेंस, कास्ट, रिलीजियस यूसेज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सारे जो भी केसेस होते थे शादी ब्याह कास्ट वगैरह इन सब से लेके इन सब में पर्सनल जो हिंदू और मुस्लिम के अपने अपने जो लॉज होते थे वो लगाए जाते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। देन सदर दीवानी अदालत, इट वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। जो सदर दीवानी अदालत है ना, ये सबसे ऊंची मतलब अदालत हुआ करती थी इंडिया में, और इसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल देख रेख करते थे। ठीक है, जो कि जजेस हुआ करते थे सदर दीवानी अदालत के, और इनका फंक्शन क्या होता था, ये सुपरवाइज करते थे अपने से नीचे के लॉज के, और जो भी अपील्स होती थी दूसरे प्रोविंशियल कोर्ट्स की उनको सुनते थे, जो ज़्यादा होती थी 1000 रुपये से। ठीक है, ये काम था इनका। फिर रिफॉर्म्स आए थे क्रिमिनल जुडिकेचर में, क्या कि कोर्ट ऑफ सर्किट वॉज मर्ज विद द प्रोविंशियल कोर्ट। जो कोर्ट ऑफ सर्किट की पहले हमने बात करी थी ना अभी पिछले टाइम पे, उसको मिला दिया गया था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील के साथ। ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न आ गया था रेगुलेशंस का, हर जगह जो रेगुलेशंस थी वो सिमिलर कर दी गई थी, क्योंकि पहले क्या होता था थोड़ी रेगुलेशन में डिफरेंस आता था, लेकिन अभी जो रेगुलेशंस है उनको सेम कर दिया गया था। आज मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, देखती हूँ आप वो काम करते हो कि नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नो विद्या।